क्लास को स्टार्ट करें बच्चे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं, ठीक ना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वही सीखेंगे इस क्लास में, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वेरिएबल फोर्स होते क्या हैं। देखना, एक ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड को बदले, उस फोर्स का नाम है वेरिएबल फोर्स, ठीक। समझना बातों को। मतलब कोई एक ऐसा फोर्स जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे और उस वेरिएबल के बदलने के साथ साथ आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदले, तो समझना आपका फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जैसे देखना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 2x न्यूटन, ठीक, ऐसा लिखा है। किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहां पर बच्चे, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो x पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर आप डालोगे जैसा x का वैल्यू वैसा ही फोर्स निकल के आएगा। अगर आप डाल दिए x का वैल्यू 0 तो फोर्स का वैल्यू भी निकल के आएगा 0। अगर आप डाल दिए x का वैल्यू 1 तो फोर्स कितना निकल के आएगा। जैसे आप डालें यहां पर x इज इक्वल टू 1 तो फोर्स हो जाएगा 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 न्यूटन, ठीक। आप डालोगे x का वैल्यू 0 तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 0, मतलब 0 न्यूटन। समझ रहे हो बात को। मतलब आज जो आपका फोर्स है वो x पर डिपेंड कर रहा है और x के वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को वो चेंज कर रहा है, ठीक। जिस तरह से x का वैल्यू चेंज होगा, ठीक उसी तरह से आपके फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। समझे बच्चे। तो इस तरह के फोर्स को आप बोलोगे वेरिएबल फोर्स। अब आप इसका मतलब ये मत समझना कि F इज इक्वल टू कोई 2x 4x 3x सिर्फ ऐसा ही लिखा होगा, ऐसा नहीं मतलब है। मतलब क्या है कि फोर्स जो है किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड कर सकता है। वहां t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, y भी हो सकता है, किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है, ठीक। जब आपका फोर्स किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेरी करने लगे तो आप समझना कि आपका फोर्स वेरिएबल फोर्स के रेंज में जा चुका है। समझे बच्चे। अब है क्या हमारा टॉपिक, क्या है आज का, ये समझिएगा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह का फोर्स जो किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, अगर ऐसा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगे, मान लीजिए फोर्स लगा F इक्वल टू 2x, ठीक, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए, डिस्प्लेस करे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कुछ चेंज आ जाए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए मूव करके यहां तक आया, आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा। आप लिखना वर्क डन इज इक्वल टू, आराम से लिखना है इसे, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां लिखना आप पोजीशन 1 और यहां लिखना आप पोजीशन 2। देखिए हमने क्या कहा कि अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसके कारण अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क कितना होगा, तो वर्क के लिए आप ये स्पेशल फॉर्मूला लगाना जिसमें हमने सिर्फ एक ही नया चीज की एंट्री कराया है, किसका, इंट्रीगेशन का। वर्क इज इक्वल टू इंट्रीगेशन F डॉट ds का है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। जैसे देखिए हम यहां पर इस थ्योरम, इस क्वेश्चन पर लगा रहे हैं ये थ्योरम, ठीक ना। मान लो कि इसका इनिशियल पोजीशन है यहां 0 0, ठीक, और फाइनली ऑब्जेक्ट यहां तक आया है और इसका कोऑर्डिनेट हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 1 0 है, ठीक। तो आप लिखना
वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए फोर्स का यहां पर किस डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक ना। तो आप लिखना इसको 2x आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं आप, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो ds को हम लिख रहे हैं dx आई कैप, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक बच्चे। और देखिए x में इसका कितना पोजीशन चेंज आया है, 0 0 से कहां तक गया है, 1 0 तक। तो इनिशियल लिमिट लिखना x का 0 और 1, 0 से 1, ठीक, समझे। अब देखना, आप वर्क इज इक्वल टू लिखोगे आई डॉट आई तो 1 हो गया बच्चे, आप लिखना 2x dx 0 से 1। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना आप, इंटीग्रेशन तो आपको आता है बच्चे। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, चलो अगला पेज ही ऐड कर ले रहा हूं। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, w इज इक्वल टू 2x dx लिखा हुआ था वहां पर 0 से 1 तक, x कोऑर्डिनेट वेरिएशन इतना ही आया था। अब देखो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दे रहे हैं, और x का इंटीग्रेशन करना है बच्चे, तो यहाँ पावर 1 है, आप जानते हो ना इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाते हैं, और जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देंगे ऐसे, ठीक। यहां 1, समझे इस चीज को। अब लिमिट डाल देंगे यहां पर क्या, 0 से 1, समझना इस चीज को। क्या हो गया बच्चे, वर्क 2x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कितना हो गया, 0 से 1, तो आप डाल दीजिए 2 इंटू, अपर लिमिट डालो पहले, ऐसा करते हैं, इस 2 को हम बाहर कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो 2 बाई 2, अपर लिमिट डालना तो 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटा, तो 1 इंटू 1 आया कितना, 1 जूल। देखिए हमने क्या किया, आप इस चीज को समझना, हमने कुछ भी नहीं किया, जो फोर्स वेक्टर था, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, उसको वहां पे डाल दिया, और कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इंटीग्रेशन में हमने वो लिमिट लगा दिया, और नॉर्मली इंटीग्रेट करके हम वर्क निकाल दिए। जैसे देखना, हम क्या लिखने वाले हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा बच्चे, जनरल फॉर्मूला, W इज इक्वल टू F डॉट ds, ये लिखा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है, किस इनिशियल पोजीशन क्या है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, और फाइनल पोजीशन क्या है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वहां पे डालना है। देखिए अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स के x कंपोनेंट थे, फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा था बच्चे, x के बदलने के साथ साथ फोर्स बदल रहा था, ठीक ना। तो लिमिट में भी x कोऑर्डिनेट ही आया था, आप देखे थे 0 से 1 हमने लिखा था लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा डायरेक्शन में फोर्स लगे, ढेर सारे फोर्स लग सकते हैं, मतलब वहां पर फोर्स का x कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो, y कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो, और z कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो। ऐसे हालात में आप वर्क का फॉर्मूला कैसे लिखना, मान लीजिए कि आपके पास फोर्स के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो फोर्स को आप ऐसे लिखना Fx आई कैप, ऐसा कुछ गिवन रहेगा। फिर लिखेंगे आप Fy जे कैप प्लस Fz के कैप, ये कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स लिख दिया हमने यहां पर बाबू, और डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं।
आप लिखना इसको डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे आप। तब लिखना आप वर्क को, आप तो वर्क का फॉर्मूला जान चुके हो क्या, इंटीग्रेशन पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन एफ डॉट डी एस, यही लिखा था हमने। अब कुछ नहीं करना, इस फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे हम। लिखेंगे ऐसा, जरा देखिए तो, फोर्स की जगह पर लिख रहे हैं हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे हम। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, उसको लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब ध्यान से देखना आप, पोजीशन 1 से पोजीशन 2, अब देखना हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट के साथ, ठीक। तो आप इसको लिखना इंडिविजुअली ऐसे, एफ, देखिए एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखें। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चे। अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1, तो यहां लिखे 1। अब देखो हम आई डॉट आई 1 लिख दिए बाबू, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके 1 लिखें, इससे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमने लिखा एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना, हम लिमिट में थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं। पहले हम लिखते थे लिमिट में पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, लेकिन अब इंडिविजुअली लिख दे रहे हैं हम ऐसे कि x का इनिशियल कोऑर्डिनेट से x का फाइनल कोऑर्डिनेट, ये लिख रहे हैं बच्चे, प्लस इंटीग्रेशन, देखना इंडिविजुअल अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख रहे हैं हम इसको, एफ वाई जे कैप डी वाई जे कैप, इसको लिखेंगे क्या हम बच्चे, एफ वाई डी वाई, वाई का इनिशियल कोऑर्डिनेट से वाई का फाइनल कोऑर्डिनेट, ठीक, प्लस एफ जेड डी जेड और जेड का इनिशियल कोऑर्डिनेट और जेड का फाइनल कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखेंगे बाबू, समझे। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट दिया रहेगा हम वो यूज कर लेंगे। अगर एक्स कंपोनेंट दिया रहेगा बाबू तो हम ये वाला यूज करेंगे, वाई कंपोनेंट दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, जेड कंपोनेंट रहेगा तो ये यूज करेंगे, या एक साथ 2 कंपोनेंट रहेगा तो 2 को एक साथ यूज करेंगे, ठीक ना। अगर एक साथ तीनों कंपोनेंट रहेगा तो डायरेक्ट पूरा का पूरा फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे, समझे बातों को कि नहीं। अब देखिए, चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे देखिए, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव लगा हुआ है, ठीक। फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता, फोर्स का एक्स कंपोनेंट पता है हमको, और एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये भी लिखा है यहाँ पर। एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट है 2 मीटर और एक्स का फाइनल है 4। तो आपसे पूछा है वर्क, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, वर्क इज इक्वल टू एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एफ एक्स इंटू डी एक्स, समझे। अब बस वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। फोर्स का वैल्यू थोड़ा लंबा जैसा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 2 से 4, इनिशियल और फाइनल लिमिट डाल दिया हमने। लिखे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक बार मैं कर दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, बाद में आप थोड़ा सा पहचान लेना कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक।
देखिए पहले इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका, तो पावर जो है ना उसमें एक ऐड कर देना, पावर x पर 2 है, आप लिखना 2 + 1, और जो ऊपर आया ना टोटली नीचे लिख देना ऐसे, समझे। पावर एक 2 था तो एक ऐड करके नीचे लिख दिया। यहां पर पावर 1 है बच्चे, आप इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 1 + 1, नीचे भी बच्चे 1 + 1 माइनस, अब देखना 5 के पास कोई x नहीं है, तो आप क्या करिए यहां पर अपने मन से लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का तो वैल्यू 1 होता है, और 5 × 1 तो 5 ही रह जाएगा बच्चे। आप लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को 5x टू द पावर 0 + 1 / 0 + 1, ठीक। अब देखना इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना बच्चे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देना, 2 है लोअर लिमिट, 4 है अपर लिमिट, ठीक। आप चाहो तो देखो 2 + 1 3 है और यहां 3 है, तो इस 3 और इस 3 को कैंसिल कर दो, ये 1 + 1 2 है और ये 2 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, बच रहा है x टू द पावर 3 + x टू द पावर 2 - 5x। अब बस लिमिट डालने का खेल है, 2 से 4 क्या है बच्चे, x टू द पावर 3 + x टू द पावर 2 - 5x। हम इसको अगले पेज पर लिख रहे हैं, x टू द पावर 3 + x टू द पावर 2 - 5x। लिमिट था बच्चे 2 से 4, आप डाल दीजिए 2 से 4, मतलब पहले डालोगे आप 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर -5 × 4, x के जगह पर डाल दिया 4, माइनस, अब x के जगह पर जरा 2 डालना आप, तो 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर -5 × 2। जरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 4 का क्यूब 64 + 16 - 20 माइनस 2 का क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर 4 - 10। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूं मैं, नहीं भी करूंगा तो आप कर लोगे। देखो ये कितना हो गया, इसको ऐड करोगे तो 80 - 20, ये बचेगा 80 - 20 बचा 60। ध्यान से देखना इसको, 64 + 16 80, 80 - 20 बचा 60, यहाँ 12 - 10 तो -2, तो वर्क आया कितना 58 जूल। समझे कैसे निकालोगे आप। देखिए हमारे पास फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे फिर से पूछा गया है कि इसमें वर्क निकालिए। आप वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे F.dx वाला। आप लिखना वर्क = फोर्स का x × dx, इंटीग्रेशन है इस बार 0 से 4 तक। आप डाल देंगे वैल्यू और इंटीग्रेट कर भी सकते हैं आप। एक बार मैं कर लूं आपके लिए, क्या है बच्चे 2। अब देखो 2 के बगल में x नहीं है तो हम अपने मन से पहले से ही डाल दे रहा हूं x टू द पावर 0 + 3x × dx, ऐसा लिखे ना, जानबूझ के x टू द पावर 0 डाल रहा हूं ताकि इंटीग्रेशन में दिखे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। और लिमिट कहां से कहां तक है बच्चे, 0 से 4 तक। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या पाओगे बच्चे, 2x टू द पावर 0 + 1 / 0 + 1 प्लस, यहां पर पावर 1 है ना, तो 3x टू द पावर 1 + 1 / 1 + 1। लिमिट हो गया 0 से 4। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां है 2x, वो हो गया क्या 3x² / 2, ऐसे 2x आएगा ना बच्चे, 2x
और यहाँ 3x²/2। अब लिमिट डालना है यहाँ पर, तो डाल दीजिए आप। क्या है, 0 से 4 ना। तो पहले हम x के जगह पर 4 डालें, तो 2 × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर/2 माइनस 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 3 × 0 का स्क्वायर/2। तो उधर वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा बच्चे। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 8, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3 × 16, और 16 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो 8, तो 3 × 8 तो बचा कितना, 24। इसको ऐड करोगे तो बचा 32 जूल। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मूले में डाल रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है 5x न्यूटन, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर से 4 मीटर तक। आपसे पूछा है वर्क, तो आप लिखिए वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x का इनिशियल कोऑर्डिनेट 2 और फाइनल है 4, ऐसे डाल दे रहा हूं डायरेक्ट। फोर्स कितना है बच्चे, 5x × dx। ठीक, अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं हम। पावर है 1x पर, आप लिखोगे 5, x पर पावर 1 था तो 1 + 1 ऐड हुआ, एक ऐड हो जा रहा है बाबू बार बार, यहां ऐसे। अब लिमिट डालना है हम लोगों को कितना, 2 से 4, तो डाल के देख लेंगे हम लोग। इसको हम लिख रहे हैं, नीचे जो आया 1 + 1 2, इसको बाहर कर दे रहे हैं हम, लिख रहे हैं 5/2, ऊपर है x², पावर आया 2 से 4, सॉरी लिमिट आया 2 से 4। आप लिखना 5/2 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पहले x के ऊपर 4 डाला, माइनस x के ऊपर फिर से 2 डाला, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखना 5/2 इंटू, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 8, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो 16 - 4 कितना गया, 12। अब इसे कैंसिल हुआ तो आया कितना, 6, 5 × 6 30 जूल। समझे क्या किया, 16 - 4 12, और 5/2 से मल्टीप्लाई था, आ गया 30 जूल। ठीक, बढ़ रहे हैं बाबू आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, HC वर्मा का शायद ये क्वेश्चन है, या JEE मेन का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि एक रबर बैंड है, ठीक ना, ये रबर बैंड अभी नेचुरल लेंथ में है, स्ट्रेच नहीं है। अब इस रबर बैंड को आप खींच के ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, समझे, रबर बैंड को ऐसे पकड़े और खींचने लगे, ऐसे खींच रहे हैं एकदम दम लगा के, खींच के स्ट्रेच किया, तो इस हालात में उस पर एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि रबर बैंड को जब आप खींचोगे ना, तो रबर बैंड अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, अपने नेचुरल हालात में रहना चाहता है, इसके लिए रबर बैंड भी आपके हाथों को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक, तो रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए जो फोर्स लगा रहा होता है ना, उसी का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रबर बैंड फोर्स कितना लगा रहा है बाबू, ax + bx² क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि अगर रबर बैंड L लेंथ तक स्ट्रेच हो गया ऐसे, उसका स्ट्रेच कर दिया गया L लेंथ तक, ठीक, तो बताइए कि वर्क क्या होगा। तो देखिए पहले से कितना स्ट्रेच था, वो 0, बाद में कितना स्ट्रेच हुआ L लेंथ तक, तो उसका आप इनिशियल लिमिट लिखना, x इनिशियल 0, x फाइनल L। ठीक, और आप वर्क का फॉर्मूला लगाना, नॉर्मल वर्क इज इक्वल टू 0 से L, फोर्स का वैल्यू डाल देंगे आप ax,
प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझे? अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ए देखना यहां पर x पर पावर 1 है बाबू, आप लिखेंगे a x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस, अब यहां x पर स्क्वायर है, आप लिखना b x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। लिमिट डाल देंगे आप 0 से l। ठीक, ये क्या हो जाएगा देखना, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस b एक्स क्यूब बाई 3। अब आराम से वैल्यू डाल दे रहे हैं 0 और l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं। एक बार आप l डालोगे वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर l डाला तो l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3, ब्रैकेट बंद किया, ये अपर लिमिट डाला, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, a इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 0 का क्यूब, x के जगह पर 0 डाल रहे हैं बच्चे, तो देखो ये पूरा क्वांटिटी तो 0 हो गया, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, पूरा का पूरा 0, तो बचा सिर्फ ये वाला, तो आपका वर्क हो गया ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। देखिए इतना क्वेश्चन हमारे पास था जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर डिपेंड कर रहा था, उस तरह का क्वेश्चन था। ठीक, हमें लग रहा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नॉर्मल है कि फोर्स का आप फॉर्मूला डालिए और आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है हमारे पास, और एक आध क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है इस बार, क्या है ना बच्चे, फोर्स जो लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और y का ही इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट गिवन है, फिर पूछा है वर्क, तो फॉर्मूले में कुछ चेंज तो है नहीं ज़्यादा, आप लिखेंगे यहाँ y इनिशियल और यहाँ लिखेंगे y फाइनल, fy और dy, डाल दीजिए वैल्यू 0 से 10, 5y प्लस 20। अब 20 के पास कोई y नहीं है तो हम अपने मन से y टू द पावर 0 लिख दे रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन दिखे साफ साफ, यहां लिखेंगे dy आप। ठीक, अब जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5 y पर पावर 1 था तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 20 y पर पावर 0 था तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1। लिमिट डालना है सिर्फ 0 से 10, क्या हो जाएगा बच्चे, ये 5y स्क्वायर बाई 2 प्लस 20y, अब बस लिमिट डाल दीजिए 0 से 10, 10 डालेंगे जैसे हम तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 20 इंटू 10 माइनस 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 20 इंटू 0, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखिए फिर उधर वाला सारा क्वांटिटी तो 0 हो गया बच्चे, तो इधर क्या बचा ध्यान से देखिएगा आप, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 100 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 50 इंटू 5 250 ऐसा होगा। अब सुनना, प्लस 200 कितना हो जाएगा 450 जूल। ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन करना है, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन आएगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर रह जाओगे ऐसे ही। हाँ देखना यहाँ पर से क्वेश्चन थोड़ा सा समझने समझाने लायक है। क्वेश्चन क्या है
कि कोई फोर्स गिवन है हमारे पास, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। फोर्स है -XI प्लस YJ। अब देखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है -XI प्लस YJ, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया है कहां से कहां तक? देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ए से बी तक डिस्प्लेस किया है। आपसे पूछा है वर्क डन क्या होगा। ठीक बच्चे, आप समझना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स का x कंपोनेंट है और ये फोर्स का y कंपोनेंट है। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो आप जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सभी के लिए इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा देना। आप फॉर्मूला लगाना यहां पर Fx dx, x इनिशियल से x फाइनल प्लस Fy dy, y इनिशियल से y फाइनल। समझे? वर्क का ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे बच्चे? अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि x का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चे, x इनिशियल है 1 और x फाइनल है 0। हम ये भी लिख दे रहे हैं यहां पर कि x इनिशियल का वैल्यू कितना है 1 और x फाइनल का वैल्यू कितना है 0। अब देखो y क्या है, y है इनिशियल 0 और y फाइनल है यहां पर देखिएगा 1। समझे? अगर y फाइनल 1 है तो लिमिट में बस डालना है वैल्यू। देखिए, fx के जगह पर मैं डाल रहा हूं -x, लिख रहा हूं यहां -x dx, और x का इनिशियल कोऑर्डिनेट है 1 तो लिमिट में डाल रहा हूं 1 और जा रहा है 0 तक, तो यहां लिखा 0। समझे बच्चे? कुछ मुश्किल घड़ी है तो आप थोड़ा सा सांस लेके सोच लो। कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है ना यहां पे? अब देखना, हम ये तो लिख लिए बच्चे। अब जरा y वाला मैं लिखूं प्लस, आप बताओ मुझे y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? y का इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0, फाइनल है 1, तो डाल दे रहा हूं 0 से 1। ठीक, और फोर्स का y कंपोनेंट क्या है? y ही है, डायरेक्ट लिख रहा हूं y इंटू डी वाई। आपके पता चल रहा है ना कि x कंपोनेंट कौन है, y कंपोनेंट कौन है? तो एक बार मैं बोल देता हूं, देखना, i के सामने वाला जो नंबर है वो x कंपोनेंट है, j के सामने वाला जो नंबर है वो y कंपोनेंट है। इसी तरह से k के सामने वाला जो रहेगा वो z कंपोनेंट होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पर पावर 1 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 + 1 बाई 1 + 1। लिमिट डाल दे, इस माइनस को हमने बाहर लिख दिया है बच्चे, 1 से 0 डाले लिमिट, प्लस फिर y का इंटीग्रेशन भी, यहां पावर 1 है तो 1 + 1 बाय नीचे भी 1 + 1, और लिमिट डाल दे रहे हैं बच्चे कितना? 0 से 1। अब देखिए, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं, आपको दिख जाना चाहिए। यहां पर क्या बचेगा? x² / 2 माइनस साइन के साथ, यहां y² / 2 प्लस साइन के साथ, तो आया कितना? -x² / 2। इसको हम लिख रहे हैं कितना? 1 से 0 प्लस y² / 2 0 से 1। अब हम लिमिट डाल रहे हैं, देखना ध्यान से, -1/2 को बाहर कर दे रहा हूं, इस 2 को हमने बाहर लिख दिया। ठीक, अंदर बचा है सिर्फ x²। अब एक बार x के जगह पर आप 0 डालिए, क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस
फिर लोअर लिमिट डालो आप, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। प्लस प्लस लिखा तो ये क्या टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कुछ तो बना है ये। देखो बच्चे लिख रहा हूं मैं फिर से प्लस ऐसे, ठीक। अब देखो फिर इस 1/2 को हम बाहर लिख दे रहे हैं ऐसे 1/2। इस बार वाई स्क्वायर अंदर में बचा तो वाई की जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर। लोअर लिमिट है 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ठीक। अब देखना ये क्या हो गया, 0 तो 0 ही हो गया बाबू, -1/2 इंटू -1 का स्क्वायर, 1 भी रह जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा क्या ये 1/2, ठीक। ये समझे, ये माइनस, ये वाला जो माइनस साइन है और ये माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1/2 था यहाँ। अब देखिए यहाँ 1/2 इंटू 1 क्या बचेगा, सीधे 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बच्चे, 1 जूल। समझे कि नहीं, समझे बच्चे। ये भी शायद जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मेन वगैरह का, देखना थोड़ा सा खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा, इतना खूबसूरत जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 0 से a तक लेके जा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं 3i + 4j का, ठीक। उसने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, हम इसको यहां से यहां ला रहे हैं, ठीक। कितना फोर्स लगा के बच्चे, 3i + 4j, समझे। कह रहा है कि दो पाथ है, एक पाथ है OP मतलब यहां से ऐसे ला रहे हैं, दूसरा पाथ जो है वो है OQP मतलब ऐसे ला रहे हैं, ऐसे। और पहले पाथ से जब हम आए तो वर्क हुआ W1 और दूसरे पाथ से जब हम आए तब वर्क हुआ W2, ठीक। तो कह रहा है कि क्या दोनों पाथ से चलने पर, क्वेश्चन ये भी जेई का ही है, या हाँ जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। आपसे पूछा जा रहा है क्या दोनों पाथ से चलने पर वर्क अलग अलग आएगा या सेम आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट का क्या है, इनिशियल पोजीशन सेम है और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है दोनों पाथ के लिए। आपको पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, समझे, जब हमने आपको कहा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जब हम आपको बता रहे थे बच्चे, तो वहां पर हमने नोट में लिखवाया था एक लाइन, याद है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वर्क कांस्टेंट फोर्स के द्वारा हो रहा है बच्चे, तो पाथ से कोई लेना देना उसको नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे देखना, सबसे पहले समझना ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। लिखा हुआ है F = 3i + 4j, इसमें ना ही कोई x है, ना y है, ना z है, कुछ भी नहीं है बच्चे। तो फोर्स कैसा हुआ, कांस्टेंट फोर्स। हमने कहा था कि वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, x y z t वगैरह कुछ ऐसा होगा, कोई वेरिएबल क्वांटिटी होगा। यहां कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो आपका फोर्स जो हुआ बच्चे वो कांस्टेंट फोर्स है। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आप इस रास्ते से यहां पर लेके आओ या इस रास्ते से घुमा फिरा के यहां तक लेके आओ, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर इस पाथ में ये वर्क किया है W1 और यहां से घूम के ऐसे लाने में वर्क किया है W2, तो W1 और W2 आपस में इक्वल होंगे। समझे कि नहीं समझे बच्चे, W1 W2 आपस में इक्वल होगा। इतना स्टेटमेंट समझे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और ऐसा कुछ होगा, वर्क आपस में इक्वल होगा। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे बच्चे,
फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, वाई कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और दोनों कांस्टेंट है। आप लिखना, आप इसमें भी डाल सकते हैं, जो अभी आप वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, उसमें भी आप डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप लिखना ऑब्जेक्ट का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और फाइनल है ए, आप लिखना 0 से ए। फोर्स का एक्स कंपोनेंट है 3 और dx प्लस y में चलें तो y भी 0 है इनिशियल और फाइनल है a। फोर्स का y कंपोनेंट है 4 और dy। अब देखना बाबू, जब फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dx और dy का होगा, ठीक ना। कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए और dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं x, लिमिट डाल देंगे 0 से a तक, प्लस 4 को फिर बाहर निकाल दीजिए, dy का इंटीग्रेशन y 0 से a तक, ठीक। क्या हो जाएगा 3a माइनस 0 प्लस 4a माइनस 0, कितना हो गया 3a प्लस 4a, दैट मीन्स 7a जूल। समझना। चले अगले क्वेश्चन पर देखेंगे आप। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का है, ठीक। क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2-3 पाथ दिखाया गया है। पाथ 1 है ये जो है ये पाथ 1 है, दूसरा पाथ है ये, तीसरा पाथ ऐसे कुछ कर्व जैसा है ये, ठीक। एक्चुअली ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा नहीं यहां पर। ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके गया है और ऑब्जेक्ट का मास है m, क्या है बच्चे m, अलग अलग पाथ से लेके गया है। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर ज्यादा और कहां पर कम होगा। अब देखिए, चूंकि आप इतना दूर तक पढ़ चुके हैं तो हम अपने मन से इसका हाइट कुछ दे दे रहे हैं, यहां से h, वर्टिकल हाइट h, ठीक, समझे। अब देखना, आप तो जानते हो बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh होता है और जहां h वर्टिकल हाइट होते हैं बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वर्क निगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वर्क पॉजिटिव, ठीक। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है और हमने अपने मन से मान लिया कि हाइट h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चे माइनस mgh, ठीक ना। वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है बच्चे, और प्लस माइनस साइन तो आप जानते हो ना, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस। देखना, कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर आप किस पाथ से लाए हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स है। कैसे आपको पता चला भाई, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या होता है m इंटू जी, और ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक। और जब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या बाबू, आप ए से बी तक किसी भी पाथ से लाओगे तो वर्क इक्वल ही रहेगा। मतलब आप लिखो क्या W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, समझे। और उसका वैल्यू आपको पता है, अगर हमने हाइट अपने मन से मान लिया h तो माइनस mgh। बढ़ते आगे, देखना एक क्वेश्चन है कुछ, कह क्या रहा है कि f इक्वल टू माइनस के बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक, और x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है a से लेके प्लस 2a तक। हमसे पूछ रहा है कि वर्क का वैल्यू क्या होगा, तो हम लगा दे फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से 2a, लिमिट डाल दिया यहां पर, फोर्स का वैल्यू है माइनस के बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए अब माइनस के कांस्टेंट टर्म है बच्चे, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर दे रहे हैं,
अब एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, जरा देखिए तो एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ए से 2a तक। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक बाबू, a से 2a तक, यही ना, और माइनस के बाहर में था उसको फिर से बाहर ही कर दे रहा हूं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2 + 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर -1, और नीचे -2 + 1 को फिर लिखें -1, और यहां पर a 2a, ये माइनस माइनस कटा प्लस हो गया बाबू, और x टू द पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/x, डाल दीजिए बच्चे वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे 1/2a माइनस 1/a, तो वर्क हो जाएगा। आप अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो 2a, तो 1 माइनस 2 और k पहले से है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो -k/2a जूल। समझे बातों को? समझे कि नहीं समझे बच्चे? देखना ध्यान से, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो वेरिएबल फोर्स के हैं आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे खेल को। इतना क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन तो इजीली कर पाओगे नहीं। चलिए हम थोड़ा सा बैटरी बदल लें, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। देखना, हम आ जाते हैं, हम पढ़ क्या रहे थे बच्चे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप इस चीज को समझने का तरीका होना चाहिए कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था ना, कि फोर्स का x के साथ, y के साथ, z के साथ या किसी वेरिएबल के साथ डायरेक्ट रिलेशन गिवन था, ठीक ना। अब क्या है, अब एक स्पेशल टाइप का फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। हम स्प्रिंग फोर्स की तरफ स्विच करने वाले हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए यहां पर कुछ रिपीटेड लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान मत देना। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, ऐसा कुछ, ठीक। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, क्या बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। जब आप इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचोगे ना, मान लो कि आप उसको खींच के थोड़ा सा इलोंगेट कर दिए हो, कितना, x, ठीक। अगर आप इस स्प्रिंग को खींचोगे उस तरफ तो स्प्रिंग भी आपको अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, ठीक। और जो फोर्स होगा खींचने वाला स्प्रिंग फोर्स, वो होगा k इंटू एक्स के इक्वल। मतलब आप जितना ज्यादा उधर खींचोगे, x क्या है, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है, अभी फिलहाल इलोंगेशन है, स्प्रिंग को हमने इलोंगेट किया है। अगर आप स्प्रिंग को उधर खींच रहे हैं तो जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे ना आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग भी आपको उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। मतलब फोर्स, आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो इधर, और स्प्रिंग आपको खींच रहा है इस तरफ, समझे, अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम वेक्टर साइन के साथ लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स को, F इक्वल टू -kx। मैग्नीट्यूड लिखेंगे डायरेक्ट kx लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, आप स्प्रिंग को दबा दिए, दबा के इतना पतला कर दिए, इधर दबा दिए x, स्प्रिंग आप पर उस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक, उधर धक्का देगा आपको।
अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे स्प्रिंग आपको उधर धक्का देगा, ठीक ना। अगर आप स्प्रिंग को ऐसे दबा दिए, ध्यान से देखना, आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो स्प्रिंग आपको खींचा इस तरफ, आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको इधर धक्का देगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड kx के इक्वल होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, kx के इक्वल होगा, जहां x क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग है, कितना स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है या कितना कंप्रेस्ड हुआ है, वही वैल्यू है x। ठीक, मतलब क्या है, ये फोर्स भी x पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए इलोंगेशन 0 है तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 होगा। इलोंगेशन मान लो 1 है तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, k इंटू 1। इलोंगेशन 2 है तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, k इंटू 2। मतलब बच्चे स्प्रिंग फोर्स भी वेरिएबल फोर्स के कैटेगरी में आते हैं, समझे। तो आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक, आप इसको इलोंगेट कर रहे हो ऐसे x डिस्टेंस तक, समझे। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ध्यान से देखना, अगर आप इसको इलोंगेट कर रहे हैं तो इधर खींच रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है बच्चे, इस तरफ, ठीक। मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, ये डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स है, एंगल हो गया 180 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है वर्क, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप लिखना, देखो पहले स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं था तो 0 इलोंगेशन था, तो हम इनिशियल लिमिट को 0 लिख रहे हैं, फाइनल लिख रहे हैं बच्चे कितना, x। अब देखना बाबू, फोर्स F डॉट डी एक्स लिखेंगे हम यहां पर, F डॉट डी एक्स, ठीक। अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, kx, डिस्प्लेसमेंट dx। लेकिन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो आप यहां लिखोगे cos 180, जो कितना हो जाएगा -1, और माइनस को हम पहले ही बाहर लिख दे रहे हैं, 0 से x kx dx। अब इसको नॉर्मली आप इंटीग्रेट करिए, यहां पावर 1 है तो हम माइनस के को बाहर लिख दे रहे हैं, x का इंटीग्रेशन 1 + 1 बाय 1 + 1, 0 से x। क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, क्या हो गया वो, वर्क इज इक्वल टू -k x² बाय 2, ठीक। अब लिमिट बस डालना है, क्या, 0 से x, ऐसा लिख रहा हूं, -k/2 को बाहर, x के जगह पर यहां पर x डालोगे तो x² ही रह जाएगा, इधर 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -12 kx², ठीक। आपको ये याद भी रखना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कुछ ऐसे आप याद रखोगे, -kx, हमने इसको इलोंगेट किया तो क्या आ गया, -kx, ठीक। इस तरह से कंप्रेस भी करोगे तो वर्क क्या आ जाएगा, -kx, सॉरी -kx², क्या आएगा बच्चे, -12 kx², बार बार -kx जबान से निकल जा रहा है, ठीक ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यहां पर क्या निकल के आया हमारा बच्चे, -12 kx², समझे। अब इस पर 2-3 केस मैं आपको समझा दूं, देखना। हमने क्या कहा कि मान लो कि स्प्रिंग शुरुआत में इनिशियली नेचुरल लेंथ पर है और आप इसको खींच के इलोंगेट किए हो, अभी स्प्रिंग रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब नेचुरल लेंथ पर है, और नेचुरल लेंथ से आप स्प्रिंग को खींच के इलोंगेट किए हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग
आप लिखना -12 के एक्स स्क्वायर। ठीक ना, शुरू में स्प्रिंग क्या था, नेचुरल लेंथ पर था, आप उसको खींच के इलोंगेट किए हो तो वर्क होगा -12 के एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब देखना, शुरू में स्प्रिंग अभी भी नेचुरल लेंथ पर है, NL का मतलब क्या है, नेचुरल लेंथ, और आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, नेचुरल लेंथ से आप उसको दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तब आपसे कोई पूछे वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो आप यहां भी लिखना वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -12 के एक्स स्क्वायर। समझे? अब देखना, ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड केस मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड है, ऐसे पहले से ही कंप्रेस्ड है, ठीक, और आप इसको छोड़े तो ये अपने नेचुरल लेंथ पर आया। ठीक, स्प्रिंग अगर पहले से कंप्रेस्ड हो और आप इसको छोड़ो तो ये अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाए, तब ऐसे हालात में लिखना आप वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू +12 के एक्स स्क्वायर। समझे बातों को? हमने क्या कहा कि पहले से कंप्रेस्ड है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है, नेचुरल लेंथ पर आया बाबू। आप कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ोगे तो नेचुरल लेंथ पर आएगा ही, तो वैसे हालात में आप वर्क लिखना ½ के एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ। ठीक, एक केस और होगा इसमें कि मान लीजिए कि स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है मतलब खींचा हुआ है, और जब कोई व्यक्ति इसको छोड़ा, स्प्रिंग को छोड़ा, तो तब ये नेचुरल लेंथ पर आ गया। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। पहले से स्प्रिंग इलोंगेटेड है x डिस्टेंस से, जैसे आप इलोंगेटेड स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा बच्चे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इस हालात में भी होगा +12 के एक्स स्क्वायर। देखना, कहने का क्या मतलब है, स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट या कंप्रेस्ड करोगे तो वर्क निगेटिव होगा। अगर स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है और आप उसको रिलीज करोगे वहां से, तो जब स्प्रिंग अपने आप नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। बस इतना बोला मैंने। देखना बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहां पर कोई स्प्रिंग है, अभी इलोंगेटेड है, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इलोंगेटेड है, पोजीशन ए पर है, ये इनिशियल कंडीशन है। जब इस स्प्रिंग को छोड़ा गया होगा, जब इस स्प्रिंग को छोड़ोगे आप, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक, और ये लेंथ है L। यहां क्वेश्चन में गिवन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा। तो ध्यान से देखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है और आप छोड़े हो तो ये अपने नेचुरल लेंथ पर आया है, तो वर्क तो पॉजिटिव होगा, ये तो फिक्स हो गया। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, ½ के एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एक्स क्या है यहां पर, इलोंगेशन या कंप्रेशन है, कि हमारा स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है या कितना कंप्रेस्ड है। तो ध्यान से देखो, अगर ये इलोंगेटेड सिचुएशन है और ये नेचुरल लेंथ, ठीक, समझे, अगर ये इलोंगेटेड सिचुएशन है और ये नेचुरल लेंथ है, तो इलोंगेटेड लेंथ में नेचुरल लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये x निकल जाएगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन निकल जाएगा। हम लिखें x इज इक्वल टू, देखो ये स्प्रिंग है अभी इलोंगेटेड, तो इसका लेंथ निकाल लीजिए और इसमें नेचुरल लेंथ जो है ये वाला माइनस कर दीजिए, तो कितना से स्प्रिंग इलोंगेटेड था ये पता चल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू BA - BC।
अब तो यहां पर खेल आ गया किसका, साइन थीटा कॉस थीटा का। हम बी ए निकालना चाह रहे हैं। देखिए इस थीटा के लिए ये तो 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेनस होगा ही, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, तो इस थीटा के लिए ये क्या है बाबू, हाइपोटेनस, और ये है बेस। तो हमको पहले देखना है कि हाइपोटेनस और बेस किस में आता है। तो कॉस थीटा में आता है कुछ, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। हम लिखें ऐसा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब BC, और हाइपोटेनस क्या है, AB। ठीक, ये भी है हाइपोटेनस। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा। आप लिखना इसको सेक थीटा। मतलब क्या है, हम AB के जगह पर यहां डाल सकते हैं BC सेक थीटा माइनस BC। अब BC कॉमन ले लीजिए, तो सेक थीटा माइनस 1, और BC का तो वैल्यू है L गिवन है क्वेश्चन में, तो L सेक थीटा माइनस 1। ये आ गया हमारा इलोंगेशन। अब डाल देंगे फॉर्मूले में सिर्फ, अगर हम डाल दे रहे हैं फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, हाफ के L सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। समझे, समझे कि नहीं समझे बच्चे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इन दिस केस क्या होगा, पता चल गया होगा आपको। ठीक, कुछ नहीं करना है, इलोंगेशन और कंप्रेशन का वैल्यू निकाल के डाल देना है फॉर्मूले में, समझे ना। अगर स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है तो वर्क पॉजिटिव, अगर आप स्प्रिंग को खुद से इलोंगेट कर रहे हो तो वर्क निगेटिव। ऐसा ही खेल है कुछ। ठीक, समझे। तो वेरिएबल फोर्स का एक छोटा सा पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। मुझे लग रहा है कि एक पार्ट और है वेरिएबल फोर्स का, जो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, रहने देते हैं।